गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्यम और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल सत्यम केमिस्ट्री पे। आज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के साथ हम लोग हैं। लेक्चर 1 में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच अंतर, जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर कॉम्बिनेशन की बात हम लोग किए थे कि डिसिमिलर एंड सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा, बट कंपाउंड में हर हाल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होना जरूरी है। फिर से हम लोग उस क्लास में बात किए थे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें आपको बताया गया था कि हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री है वो मैक्सिमम 200 to 250 ईयर एगो की हिस्ट्री है। और फिर उसमें हम लोग बात किए थे वाइटल फोर्स थ्योरी, जो जे वर्सलियस साहब के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे और बताया गया था उस क्लास में आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति होती है। उनके पास एक गॉड गिवन पावर होती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम जो इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम लोग फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी से। आज जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। प्रीवियस क्लास में थोड़ी बहुत हम लोग इसकी भी चर्चा किए थे। वाइटल फोर्स थ्योरी की अगर फेलियरिटी की बात करें तो सबसे पहले जे बर्जलियस की एक स्टूडेंट जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने लैब में यूरिया बना दिया। जैसे आप सबों को पता है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अपनी स्पेशल गॉड गिफ्टेड पावर की वजह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति कर सकते थे, मतलब बना सकते थे। बट पहली बार कब बात करें 1828 ईस्वी में, कौन? फ्रेडरिक वोहलर, जो कहां के थे? तो ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। बोल सकते हैं ये कहां के थे? तो जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन के केमिस्ट थे, जर्मन के केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया कहां बना दिए? तो लैब में बना दिए। ये एक्चुअली क्या किए थे? ये सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया कहां बना दिए थे? तो लैब में। इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 1828, फ्रेडरिक वोहलर, ए जर्मन केमिस्ट, synthesized an organic compound urea in the laboratory from an inorganic compound एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, उससे बना दिए थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो ये फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया किससे बना दिए? तो ये बना दिए आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से। ये कब? 1828 में। ये एक्चुअली कौन थे? तो ये थे ए स्टूडेंट ऑफ बर्जलियस, स्टूडेंट ऑफ बर्जलियस। तो बर्जलियस के स्टूडेंट थे। हालांकि देखिए कितना चीजें बदल गया ना। आज जिस प्रेजेंट इरा में हम लोग जी रहे हैं वहां पे हर चीज की आजादी आ गई है। जैसे आप एक बात सोचिए, बर्जलियस कहां के थे? स्वीडिश थे। ये कहां के थे? जर्मनी के थे। सोचिए वहां से फिर आकर के यहां पढ़ाई करना या बाहर जाना, उसमें बहुत ज्यादा हमारा देश कहां व्यस्त रहा होगा। आप खुद सोचिए, हमारा देश आजादी का लड़ाई लड़ रहा होगा ही ना। यहां भी एक से एक साइंटिस्ट हो सकते थे। उस समय हम लोग बोलते हैं शहीदों की फौज हमारे पास खड़ी है, क्योंकि हमारा देश क्या था? गुलाम था। आज के डेट में देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा देश भी गुलाम नहीं होता तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुआ करते। तो चलिए, ये तो खैर बदकिस्मती थी हमारी कि उस समय इतने अच्छे लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे? गुलाम थे। हम लोग का पूरा कहां कंसंट्रेशन हो रहा था कि हम लोग कैसे अपनी आजादी प्राप्त करें, कैसे हम लोग आजाद धरती पे जिए। लेकिन आज के डेट में देखिए कितनी सारी चीजें हो गई। अब तो हम लोग आजाद है, तो अब तो हम लोग कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। देखिए जिस पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है।
अब ज्यादा दिन पहले नहीं, अगर 20 साल पहले भी आप जाकर के देखें तो इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं थी। आज देखिए कितनी सारी रिसोर्सेज है। आज आपके पास ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई हो रही है, बहुत सारा बुक्स आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर ने किताब लिख दिया है। उस समय क्या था, हम लोग पास लिमिटेड सोर्स हुआ करता था। आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो हम लोग भी जिस समय पढ़े थे, हम लोग के पास काफी लिमिटेड सोर्स था, बहुत कम टीचर हुआ करते थे। सोचिए ना, ये जर्मनी के थे अगर वोहलर, और इनको स्वीडिश के बर्जलियस के पास जाकर के पढ़ना पड़ा था। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। आज आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा करके ज्यादा पढ़ सकते हैं। आज समझिए ना, एजुकेशन आपके डोर स्टेप पे, आपके घर पे अवेलेबल है, आपके घर में अवेलेबल है। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था। तो ये तो बहुत सारा अंतर आया है पहले और आज की पढ़ाई में। तो चलिए कोई नहीं। तो ये अगर फेलेरिटी की बात करें वाइटल फोर्स थ्योरी, तो सबसे पहले किसने बनाया था? ये फ्रेडरिक वोहलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का निर्माण किया। कहां पे? तो लैब में। जैसे अभी हम बात यहां करते हैं अमोनियम साइनाइड की बात करते हैं। ये अमोनियम साइनाइड क्या होता है? तो NH4CNO की बात करते हैं। ये क्या है आपका? तो ये है एक अमोनियम साइनाइड। इन्होंने लैब में क्या किया था? इसको हीट किया, और इसको हीट करके क्या बना लिया? तो इसको हीट करके इन्होंने बना लिया यूरिया, जो अपने आप में क्या था? जो अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या हो गया? तो ये है अमोनियम साइनाइड। अमोनियम ये कैसा कंपाउंड है? तो ये है एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इससे वो निर्माण किसकी करते हैं? तो ये करते हैं यूरिया की। और ये कैसा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस प्रकार फर्स्ट टाइम एक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड? यूरिया। और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और उसको उन्होंने लैब में प्रिपेयर कर लिया, और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी हमारा फेल हो गया। साहब ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इसलिए फ्रेडरिक वोहलर को हम लोग बेसिकली जानते हैं फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होते हैं, तो आप यहां बोल सकते हैं फ्रेडरिक वोहलर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैब में यूरिया का निर्माण किया। हालांकि इसके बाद तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनते चले गए। जैसे अगर 1845 ईस्वी की बात करें तो हरमन कोल्वे साहब के द्वारा एसिटिक एसिड बनाया गया। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन 1845 हरमन कोल्वे एक जर्मन केमिस्ट भी थे, प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड। इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन से एसिटिक एसिड लैब में तैयार कर लिया। सिमिलरली 1856 ईस्वी में बर्थलॉट ने मीथेन गैस को प्रिपेयर किया लैब में विथ मिनरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से उसका बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो फ्रेडरिक वोहलर। इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक वोहलर। तो इनको बोला गया क्या? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि पहली बार इन्होंने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। द डिस्कवरी ऑफ यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेक ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति आई यूरिया के निर्माण से। अब लोगों को ऐसा लगने लगा, या इन्होंने प्रूफ किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी कुछ नहीं होता है, गॉड गिवन पावर कुछ नहीं है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसमें हम लोग एक और चीज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर इसको बोला जा रहा है, तो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोला जाएगा? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या सीधे फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोल देते हैं? तो आइए उस पर भी एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इनको भी थोड़ा सा देख लें। ये है आपके एंटोनी लेवोजियर, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर सिंपली फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो उसका नाम क्या आ जाएगा? एंटोनी लेवोजियर। हालांकि एंटोनी लेवोजियर के बारे में बता दें, जैसा आप 11th में पढ़े होंगे, इन्होंने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खोज। इन्होंने क्या किया था? दो चीजें जो बेसिकली इनका बहुत पॉपुलर हुआ था। एक था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात इन्होंने किया था, और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान था डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबसन। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग
यूज करते हैं कंबसन, कंबसन मतलब दहन। तो दहन की प्रक्रिया में हम लोग जो यूज करते हैं ऑक्सीजन का, ये दो चीजों के बारे में बताए थे एंटोनी लेवोजियर साहब, और इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हम बोल सकते हैं डिस्कवरिंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरिंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कॉम्बसन। तो ये दो मेजर चीज इन्होंने बताया था, तो इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे विल्हेम ऑस्टवाल्ड की, तो ये फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि बेसिकली ये कैटालिसिस पे बात किए थे। ये अगर बात किए थे तो ये बेसिकली कैटालिसिस पे बात किए थे, बेसिकली किस पे बात किए थे? कैटालिसिस पे। साथ ही साथ ये बात किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ये बात किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात किए थे। तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और इसलिए इनको फिजिकल केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। अभी तो वॉहलर के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम किया था। यूरिया को इन्होंने बनाया था लैब में, इन्होंने यूरिया को बनाया था लैब में। और अगर बात करते हैं अल्फ्रेड वार्नर की, तो अल्फ्रेड वार्नर को फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली वार्नर थ्योरी दिए थे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताता है, ये दिए थे वार्नर थ्योरी। तो इसीलिए हालांकि इस थ्योरी का नाम भी इन्होंने रखा था अपने नाम पे, अल्फ्रेड वार्नर, इसलिए नाम रख लिया था वार्नर थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाया भी जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे थ्योरी के बारे में बताए थे कौन? अल्फ्रेड वार्नर। अगर एक और बातें देखा जाए तो बेसिकली एंटोनी लेवोजियर ये फ्रेंच के केमिस्ट थे। ये कहां के थे? फ्रांस के थे, फ्रेंच के केमिस्ट थे। और ये जो थे वोहलर अभी तुरंत पढ़े, ये तो जर्मन के थे। ये कहां के थे? तो जर्मन के केमिस्ट थे। अगर इसकी बात करते हैं फ्रेडरिक वोहलर की बात करते, तो अभी ये भी आपके कहा थे तो जर्मन के केमिस्ट थे, ये भी आपके जर्मन के केमिस्ट ही थे। और जब इनकी बात करते हैं, स्विस के थे, स्विस के केमिस्ट थे। तो आइडियली ये आपके केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, वोहलर को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग अगर बात करें तो बहुत बड़ा पढ़े आप लोग, जब एटम के स्ट्रक्चर की बात किए थे, वहां पे हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़े, जे थॉमसन के बारे में पढ़े हैं, एवोगाड्रो साहब के बारे में पढ़े। तो देयर आर ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट। लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत सब करता है, चमक कोई जाता है, तो कुछ ऐसा ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान है आपके केमिस्ट्री के फील्ड में। लेकिन बेसिकली इन लोगों को और ज्यादा तवज्जो दिया गया है उस सेक्टर की बात करें तो। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन चीजों की भी हम लोग एक बार देख लेंगे। आइडियली अगर देखा जाए तो जब हम लोग और फर्दर आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनको नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में, बहुत सारे इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। चलिए एक चीज हम लोग और इसके बारे में देख ले तो हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें, अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो आप कल पढ़े हैं कि कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। और कंपाउंड बेसिकली होंगे कितने टाइप के? तो दो टाइप के होंगे, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो कंपाउंड कितने टाइप के? दो टाइप के। ऑर्गेनिक कंपाउंड कल भी आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में कि ठीक है, कार्बन होना चाहिए, साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होना चाहिए, बेसिकली ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर एक लाइन की बात करें तो बोल सकते हैं हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है भाई। यहां पे हमें थोड़ी सी बात करनी इसकी फीचर्स की, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसकी बात हम करें तो इसकी जो होगी मेल्टिंग पॉइंट वो होगी लो। क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इवन इसकी मेल्टिंग पॉइंट निगेटिव में भी होती है। और इसकी बात अगर करें तो इसका हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग
पॉइंट्स। 5-6 बातें हमें इसमें समझनी है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे, निगेटिव होंगे, कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम होंगे। साथ ही साथ इसके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? कम होंगे। इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे हाई, इसके होंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट्स और इसके होंगे लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या होंगे? कम होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये हाई फ्लेमेबल होंगे। फ्लेमेबल मतलब जलने वाला, हाई फ्लेमेबल होंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके? हाईली ये होंगे हाईली फ्लेमेबल, ये हो जाएंगे हाईली फ्लेमेबल। हाईली फ्लेमेबल होंगे, ज्यादा जलने वाले होंगे, ये होंगे नॉन फ्लेमेबल। ये होंगे नॉन फ्लेमेबल, ये जलेंगे नहीं। और ये क्या होंगे? हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा जलने वाले होंगे। ये बेसिकली जो होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलेंगे और घुलेंगे भी तो बहुत कम। और ये क्या होंगे? हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज्यादा घुलनशील होंगे, पानी में वो घुलेंगे। ये आपके पानी में घुलेंगे, ये पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे। तो क्या हो जाएंगे ये? तो ऐसा लिख सकते हैं दैट इज में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। जैसे बेंजीन, टॉलिन की बात करें, इस समय क्या हो जाएंगे? गैसोलीन, इस समय घुल जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? ये घुल जाएंगे। ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होंगे, वो पानी में ही घुल जाएंगे। वो आपका क्या हो जाएंगे? इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें एक और दो बात करें, जैसे इसके जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन इसके जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे, किसके एक्वस सॉल्यूशन? इसके एक्वस सॉल्यूशन होंगे, किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा प्लास्टिक है, पहली बात तो पानी में घुलेगा भी नहीं। अगर मान लीजिए उसको हम टॉलिन में घुला भी ले, फिर भी उसके एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और इसके जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एक और अगर इसकी बात करें तो ये जो होंगे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को एग्जिबिट करेगा। क्या बोल सकते हैं? एग्जिबिट कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्डिंग को एग्जिबिट करेंगे और ये आयनिक बॉन्डिंग को एग्जिबिट करेंगे। जितने भी होंगे क्या करेंगे? आयनिक बॉन्डिंग को एग्जिबिट करेंगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एग्जिबिट आयोनिक BONDS बॉन्ड्स। तो ये आयनिक बॉन्ड्स को एग्जिबिट करेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच? तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको इन बातों के ख्याल रखने से आपसे बन सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ये सारे अगर आपको याद रहेंगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो इन चीजों पे ये बन जाएगा। देखिए हम लोग प्रयास एकदम छोटा से कर रहे हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी बातें हम लोग पढ़े। अगर इस पूरे चैप्टर को अगर समराइज कर, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस सब के बारे में बताया गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग आपको बताएं। फिर हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम लोग किए। फिर उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी की बात हम लोग ने किया।
फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की बात हम लोगों ने किया, और सबसे लास्ट में हम लोग कंपाउंड को थोड़ा सा जानने की कोशिश किए कि आखिर कोई कंपाउंड किस फीचर्स के साथ होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाईली फ्लेमेबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एग्जिबिट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने इसके बारे में गैदर किया। अब इस बेस पे बहुत ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको कमिट करा था कि जब भी कोई एक टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पहले हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे और तब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जैसे जैसे टॉपिक खत्म करेंगे वैसे वैसे इसके पीवाईक्यू की बात भी करेंगे, वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट की भी बात करेंगे। तो बस आपको सिर्फ वीडियो को देखते रहना है और एक एक बात को लिख करके अच्छे से समझ करके कल प्रिपेयर रहेगा नेक्स्ट क्लासेज के लिए। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन सीरीज पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से, जैसा कि आप सबों को पता है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और बताइएगा कि आप ऐसा वीडियो देखिए। और साथ ही साथ अगर सच में मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो इसको क्या कर देना है, इसको सब्सक्राइब ही कर देना है, क्योंकि आप सबों को पता है और सब्सक्राइब करिएगा तो क्या होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।